Hello everybody, how are you? Good. You all are all right. ठीक है, और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज सर कौन से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक हमारे लिए यहाँ है इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें डिस्क्राइब करना, आप बताइए कि आप में से कितने हैं जो लास्ट क्लास में टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको रिवाइज किया है। क्या आपने किया? आपने किया? आपने किया? नहीं, आपने नहीं किया। अगर आपने नहीं किया और आप लोगों ने किया तो आप लोगों को जिन्होंने किया है उनको ज़रूर ही कुछ न कुछ एडवांसमेंट रियलाइज हुआ होगा, उनका नॉलेज एडवांस हुआ होगा, ये ज़रूर आप रियलाइज कर रहे होंगे जी। अगर कर रहे होंगे तो इसमें और एडवांसमेंट हम करने जा रहे हैं फर्दर। आज के टॉपिक्स में हम उसी को और एडवांस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, और आप लोगों ने जिन्होंने नहीं रिवाइज किया है उनको मैं एडवाइज करता हूँ कि वो ज़रूर ही उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करें। अदरवाइज अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो टॉपिक फिर कहीं से कहीं पहुंच जाएगा और आपके लिए वर्कलोड इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। इतना वर्कलोड अगर एक्सीड करता है तो फिर मुमकिन है कि आप फिर एक साथ सबको रिवाइज करें तो आप उनमें से कहीं ना कहीं पर डाउटफुल में आ जाएंगे। आपके लिए कोई ना कोई पॉइंट ऐसा डाउट पैदा कर देगा कि फिर आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा। सो आई एडवाइज यू टू रिवाइज देम, है ना, एट द अर्लीएस्ट। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप रिवाइज कर लीजिए, ओके, ठीक है। और आप लोग अब लिखिए इस टॉपिक को, इफेक्ट ऑफ, लिखना तो सबको है ना, लिखना सबको है, लिखिए इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जी, समझना भी सबको है, लिखना भी सबको है, तो पहले लिख लीजिए और फिर अब समझिए जो मैं अब यहाँ डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्क्राइब किया था, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, याद है? G इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, यही ना। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे अगर है तो वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया था, सबको याद होगा, चाहे रिवाइज किए हो चाहे ना किए हो, है ना। आपको भी याद होगा, आपको भी याद होगा, है ना, आपको भी याद होगा, इतना तो सबको याद होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा दिन पहले तो क्लास की बात है नहीं, ठीक है। अभी लास्ट क्लास हुआ था, उसी में इसको डिस्क्राइब किया गया था। अगर बॉडी को अर्थ सरफेस पे रखने के बजाय दूसरी जगह ले जाया जाए तो क्या वहां भी यही वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, या समथिंग एल्स, कुछ और होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, लेट्स सी। मान लीजिए बॉडी को यहां ले आते हैं, किस हाइट पर, यहां से कितना हाइट ले लेते हैं, h हाइट पर बॉडी को यहां से यहां ले आते हैं। तो अब जाकर के अर्थ सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमेशा अर्थ के सेंटर से मेजर करेंगे, क्यों? क्योंकि पूरे अर्थ का मास उसके सेंटर पर ही हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, है ना। तो दो मास के बीच का डिस्टेंस वहीं से वैलिड होगा जहां पर दोनों मास सपोज्ड है, ठीक है। तो एक मास यहाँ सेंटर पर सपोज्ड है और दूसरा मास यहाँ है, सपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो अब इससे दिया जाएगा r प्लस एच, है ना, यस। तो इस r प्लस एच को मान लीजिए ये r है, ठीक है। यही r पहले ये r के बराबर था जब बॉडी अर्थ सरफेस पे था, अब यही r अब r प्लस एच के बराबर है जब बॉडी अर्थ सरफेस के बजाय हाइट h पर ले जाया गया हो, अर्थ सरफेस से हाइट h पर ले जाया गया हो, तब उस वक्त ये r का वैल्यू है r प्लस एच। तो अब उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g
का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी और एम तो वही रह जाएगा, क्योंकि अर्थ तो वही है, बॉडी चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, उसके लिए अर्थ यही है जो उस पर ग्रेविटी अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो मास तो इसी का लिया जा रहा है। ओके, अब ये आर हाँ चेंज कर गया, पहले जब बॉडी यहाँ था तब ये उसके रेडियस के बराबर था, अर्थ के रेडियस के बराबर था, लेकिन जब यही बॉडी यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया हाइट एच पर, फ्रॉम द अर्थ सरफेस से हाइट एच पर ले जाया गया, तो अब सेंटर से इसका डिस्टेंस हो गया आर प्लस एच। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। तो अब ये आर इस आर को रिप्लेस करेगा, इस आर को ये आर रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करता हूं और जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूं आप उसे भी नोट करेंगे। जी, ये हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाइट एच पर कितना से दिया जाएगा, इस फॉर्मूले से, g डैश इक्वल टू gm बाय r प्लस एच टू द होल स्क्वायर। यहाँ r प्लस एच किसकी जगह पर लाया गया है, ये r की जगह पर लगाया गया है। ये r किसको इंडिकेट कर रहा था, इस r को, है ना। कब, जब बॉडी यहाँ अर्थ सरफेस पे था तब। तो जब ये अर्थ सरफेस पे नहीं रहा, अब हाइट h पर ले जाया गया, तो अब ये r का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा और अब वो r ही सिर्फ नहीं रहेगा बल्कि r प्लस h हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। तो अब जाकर के ये वैल्यू इतना हो गया, इसी से न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये वैल्यू पहले वाले वैल्यू से कम है या ज्यादा है। पहले वाला वैल्यू अर्थ सरफेस पर के लिए, जब बॉडी अर्थ सरफेस पे था तब उस वक्त ये g का वैल्यू gm बाई r स्क्वायर था, है ना। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा है या कम है, आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। छोड़िए अंदाजा को, है ना, कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। gm और gm कॉमन फैक्टर है, इसलिए उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, और जब ये इनटू में चेंज होगा तो ये आर स्क्वायर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, यस, आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच प्लस होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए, आर का वैल्यू ज्यादा होगा या आर प्लस एच का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर आपसे पूछे कोई तो क्या जवाब देंगे। ऑफ कोर्स आर प्लस एच इज मोर देन आर, है ना, आर प्लस एच आर से ज्यादा है। तो अब आर से अगर ज्यादा है तो आप ये भी कर सकते हैं ना, लेस देन 1 आएगा ये। ठीक है, लेस देन 1 आएगा, तो g डैश बाई g का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1। तो फिर इससे आपको क्या रिजल्ट मिला, g डैश इज लेस देन g। यस, g डैश का वैल्यू g से कम हो गया, मतलब जैसे जैसे हाइट रेज करेंगे बॉडी का अर्थ सरफेस से, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू वेरी करेगा। यस, ये याद रख लीजिए। ठीक है, अब मैं कुछ रिमार्क्स दे देता हूं पॉइंट रिमार्क्स के अंदर, और उसको आप नोट कर लीजिए। जी, ये एक फैक्ट है, आप इसको याद रख लीजिए। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला जो डिस्कशन किया था उसमें क्या पाया, जैसे बॉडी को ऊपर की तरफ रेज किया गया तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज किया, रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो वैसे ही जब अर्थ के बिलो ले जाया जाएगा बॉडी को, तो जब हम अर्थ सरफेस के बिलो हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जी, तो वो भी वैल्यू रिड्यूस्ड ही आएगा, वो भी वैल्यू डिक्रीज्ड ही आएगा। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, सेंटर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे उसका वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेंटर पर अगर चले जाएं तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा रिड्यूस करते करते। यस, अर्थ सरफेस से अगर बिल्कुल नीचे होते होते अगर सेंटर पर चले जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा। ठीक है, जैसे हमने बॉडी को रेज करके देखा कि ऊपर अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रिड्यूस होता है, तो वैसे ही नीचे की तरफ ले जाने पे भी, अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाने पर भी यह रिड्यूस होता है ना। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अर्थ सेंटर पर पहुंच गए, अर्थ के सेंटर पर पहुंच गए तो जी का वैल्यू जीरो हो गया। तो जरूर ही अर्थ सरफेस से ऊपर भी कोई ऐसा हाइट होगा जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होकर के जीरो हो जाएगा। यस, वो वैल्यू होगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे।
कोई पर्टिकुलर हाइट पर g 0 हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। दूसरी बात ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि बॉडी चाहे अर्थ सरफेस पे हो, अर्थ सरफेस से एबव हो, अर्थ सरफेस से बिलो हो, कहीं पर भी हो, लेकिन बॉडी का मास कहीं पर भी रोल प्ले नहीं करता है। था g इक्वल टू वैल्यू जब आपने देखा, यस, ये रिजल्ट ऑन द अर्थ सरफेस के लिए और ये रिजल्ट एबव द अर्थ सरफेस के लिए हम लोगों ने देख लिया इसको। तो हम कह सकते हैं कि ना तो यहाँ पर मास ऑफ बॉडी है प्रेजेंट और ना ही यहाँ पर मास ऑफ बॉडी प्रेजेंट है ना, किसी में भी मास ऑफ बॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो एक्चुअली ये एक फैक्ट है कि बॉडी कहीं पर भी हो, अर्थ सरफेस पे हो, अबव अर्थ सरफेस हो, बिलो अर्थ सरफेस हो, कहीं पर भी हो, लेकिन उसका मास उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। किसमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। यस, तो ये एक फैक्ट है, उसे हम लिखेंगे जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसा कि हमने यहाँ पर 2 फॉर्म दिया, मैथमेटिकल फॉर्म है ना, इसमें न मास ऑफ बॉडी यहाँ पर है न मास ऑफ बॉडी यहाँ पर है। तो बिलो अर्थ सरफेस जब हम निकालते हैं एक्सप्रेशन, तो उसमें भी मास ऑफ बॉडी इन्वॉल्व नहीं होता है जी। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, चाहे वो अर्थ सरफेस हो, चाहे वो ऑन द अर्थ सरफेस हो, या एबव अर्थ सरफेस हो, या ऑन द अर्थ सरफेस हो, या बिलो द अर्थ सरफेस हो, है ना, कहीं पर भी हो, लेकिन उसमें मास कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं रहता है। ठीक है, तो ये नहीं इन्वॉल्व रहने से एक फायदा ये है कि बॉडी चाहे स्मॉलर हो चाहे बॉडी लार्जर साइज में हो, लेकिन सबके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेम रहेगा। वो वैल्यू कितना होगा? 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड अर्थ सरफेस के लिए, जो हमने कल कैलकुलेट किया था जी। वो 9.8 वैल्यू कैसे आया था, इसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक, तो अर्थ सरफेस से ऊपर में अगर रहेगा तो वो वैल्यू कितना होगा, ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि हाइट ऑफ बॉडी कितना है ये देख लें, अर्थ सरफेस से हाइट कितना है लिया जा रहा है वो हम जान लें, है ना, उसका इंफॉर्मेशन हमें हो, तो बाकी सब तो वही चीजें हैं, तो वो वैल्यू भी रखेंगे। इसमें मास ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, बॉडी का मास कहीं पर भी नहीं है, तो जो वैल्यू आएगा हाइट एज पर डिपेंड करेगा एबव द अर्थ सरफेस के लिए, लेकिन ऑन द अर्थ सरफेस के लिए ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। ठीक, 9.8 हम लेकर चलते हैं। ओके जी, ये एक फैक्ट है। अर्थ सरफेस का रेडियस हम लोग एज्यूम करते हैं स्फेरिकल, लेकिन है नहीं। एक्चुअली अर्थ सरफेस का रेडियस वेरी करता है। इक्वेटर पर ये रेडियस सबसे ज्यादा होता है और पोल पर ये रेडियस सबसे कम होता है ना। एक फैक्ट ये है कि पोल पर अर्थ सरफेस फ्लैट होता है थोड़ा, इस वजह से उसका रेडियस रिड्यूस्ड रहता है, और इक्वेटर पर एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप में रहता है, इसलिए वहां पर इंक्रीज रहता है, मैक्सिमम साइज का रहता है रेडियस उस वक्त। ठीक है, तो डिफरेंट प्लेसेस पे रेडियस की वजह से कुछ ना कुछ तो वैल्यू में वेरिएशन आता है। तो जहां पर रेडियस सबसे ज्यादा होगा वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होगा, और जहां पर रेडियस सबसे कम होगा वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? इसलिए कि हमारे पास जी को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला तो यही है, अगर ये वैल्यू कम रहा तो ये वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, और ये वैल्यू अगर ज्यादा रहा है तो ये वैल्यू कम रहेगा, है ना। इक्वेटर पर ये वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, तो नतीजा क्या होगा? इसका वैल्यू यानी ये वैल्यू जो आएगा वो इसका होगा ना, तो इसका वैल्यू इक्वेटर पर सबसे कम रहेगा, और पोल पर ये वैल्यू सबसे कम होता है, इसलिए ये होल वैल्यू सबसे ज्यादा होगा पोल पर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पोल पर वैल्यू सबसे ज्यादा होगा जी, मैक्सिमम होगा। पोल ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू मैक्सिमम और इक्वेटर पर जी का वैल्यू मिनिमम। कीप इट माइंड, है ना, कीप इट इन योर माइंड जी। अर्थ सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0, कुछ नहीं, इसलिए यह वैल्यू 0 है ना। लेकिन जैसे जैसे अर्थ सेंटर से एबव द अर्थ सरफेस आते हैं, यानी सबसे पहले तो अर्थ के सेंटर से हम अर्थ सरफेस की तरफ आएंगे, तो जब अर्थ सेंटर से अर्थ सरफेस की तरफ आएंगे तो उस वक्त इस आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, है ना जी। जैसे जैसे यहाँ से हम यहाँ की तरफ जाएंगे तो
इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। जब ये इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, इसीलिए ग्राफ ये दिखला रहे हैं, ये ऊपर उठता हुआ है ना, रेज होता हुआ। तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, और मैक्सिमम यहाँ पर जाकर के ठहर गया, ठीक है, अर्थ सरफेस पे। अब उसके बाद क्या है कि हमने देखा था कि जैसे जैसे अब यहाँ से ऊपर ले जाते हैं अर्थ सरफेस से, तो वो जो वैल्यू था जी के लिए आया था जी डैश इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर, है ना, ये आया था। तो अब इसकी वजह से देख लीजिए ये वेरी करेगा तो स्क्वायर टाइम्स में वेरी करेगा। जब स्क्वायर टाइम्स में वेरी करेगा तो ये रिड्यूसिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, इसका टेंडेंसी क्या रहेगा, रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग होगा। तो ये रिड्यूसिंग होगा, तो रिड्यूसिंग होगा तो ये इस तरह का शेप लेता है जी। और जब ये वैल्यू इंक्रीज करते करते बहुत लार्ज होता है, तब कहीं जाके वैल्यू रिड्यूस होते होते बहुत स्मॉल होता है, मतलब जीरो आप कह सकते हैं, है ना, इनफिनिट डिस्टेंस पर जीरो, ठीक है। चलिए, तो अब ये हुआ वेरिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए, जी के लिए, ठीक है, नोट इट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट, वेट ऑफ ए बॉडी। हर चीज का वेट होता है, हम सब आप लोग वेट वर्ड से फैमिलियर हैं, वेरी वेल, है ना, हम सब लोग वेट को अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। हम अपना वेट भी मेजर कराते हैं, आप अपना वेट भी मेजर कराते हैं, ठीक है। तो वेट हर बॉडी का होता है, लेकिन वेट को हम लोग फिजिक्स में डिफाइन कैसे करते हैं ये हम लोग नहीं जानते थे, अब जानेंगे जी। जिस ग्रेविटी से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को या अर्थ के जैसा कोई प्लैनेट किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, जिस ग्रेविटी से, ग्रेविटी एक फोर्स है ना, तो जिस ग्रेविटी फोर्स ही समझ लीजिए, जिस फोर्स से कोई प्लैनेट, जैसे अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो जिस फोर्स से अर्थ या अर्थ के जैसा कोई प्लैनेट किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है, वही फोर्स बॉडी का वेट कहलाता है, उस अर्थ पे या उस प्लैनेट पे, जो अर्थ के अलावा कोई दूसरा प्लैनेट होगा उस पे, ठीक है। तो ये हुआ डेफिनेशन। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेविटी के लिए, अर्थ की बात हम लेकर चलते हैं, ग्रेविटी के लिए हम लोग कैसे इसे शो करते हैं, एफ को ये ना, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये m क्या है और ये m क्या है ना, ये अंडरस्टूड है, वेरी वेल। मास ऑफ अर्थ है कैपिटल M, मास ऑफ बॉडी है स्मॉल m, जो अर्थ सरफेस पे है, ये भी मानकर चलना है अर्थ सरफेस पे, और ये रेडियस r है, अर्थ का रेडियस, ठीक है। देख लीजिए, अब यहां पर ये मास m है अर्थ सरफेस पे, ये मास m है अर्थ का मास, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस r है, तो दोनों के मास पर दोनों मास एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये इतना, यही फोर्स है ना, अर्थ की ग्रेविटी भी होगी, और इसीलिए इसी फोर्स से इस बॉडी को अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ पुल करेगा, तो यही बॉडी का वेट होगा, समझा, यही होगा बॉडी का वेट। अब आप कह सकते हैं अगेन F इक्वल टू ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर टाइम्स m, इस m को सेपरेट कर लिया। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, हमें ये फौरन ही ये याद आ रहा है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द अर्थ सरफेस, और इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं g से, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए g टाइम्स m, यहाँ पर रीजन दे दीजिए एज g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए अब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m टाइम्स g, है ना, हम इसे रिफ्रेश करके लिखते हैं m टाइम्स g, यस। तो यही वेट होगा बॉडी का, क्योंकि यही ग्रेविटी है, इसी ग्रेविटी से
अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करता है या कर सकता है, ठीक। तो यही वेट होगा, वेट को हम लोग W से लिखा करते हैं, ठीक है। वेट ऑफ बॉडी W। तो देयरफॉर W इक्वल टू M टाइम्स G। अब इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। रिमार्क्स, रिमार्क्स हम कुछ लिखेंगे इसमें। जी, एट द अर्थ सेंटर जी का वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू होता है 0। तो जब हम इसी जी को मल्टीप्लाई करते हैं मास ऑफ बॉडी से, तब ना वेट निकलता था, है ना। अभी हम लोगों ने क्या देखा, W इक्वल टू M टाइम्स G, इस मास को इस G से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट निकल जाता है, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू 0 हुआ तो होल प्रोडक्ट 0 होगा, यस, इसीलिए वेट ऑफ बॉडी 0 होगा अर्थ सेंटर पर। जी, ये आपने देख रहा है, ये भी देख लिया, ये भी एक फैक्ट है। अगर मून की बात करते हैं, मून एक कंपेयर करने के लिए आता है, मून पर किसी बॉडी का वेट और अर्थ पर किसी बॉडी का वेट को कंपेयर करने के लिए आता है एग्जामिनेशन में, तो हम कंपेयर करने के लिए ही इसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। मून का मास अर्थ के मास का 100 टाइम्स लेस होता है, 1/100 टाइम्स हो जाएगा, जो मास ऑफ अर्थ है उसका, मास ऑफ अर्थ का 1/100 टाइम्स हो जाएगा किसका मास, मून का। और रेडियस ऑफ मून जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 टाइम्स हो गया। तो अब हम वेट के लिए फॉर्मूला जो जानते हैं, W इक्वल टू mg होता है अर्थ सरफेस पर के लिए, हम लोग यही जानते हैं। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अर्थ सरफेस पे अगर है बॉडी तो m टाइम्स, और इस g को रिप्लेस कर दिया हमने इतना से, ठीक है। ये g का वैल्यू होगा इतना, ठीक। तो अब हमारे पास एक दूसरा सवाल होता है कि अगर इस तरह से ट्रीट करें मून पर, तो मून पर वेट कितना होगा बॉडी का, ये हम जान लें। जी, तो अब हम मून पे कितना वेट होगा बॉडी का, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इस फॉर्मूले को फिर से यूज किया। तो m मास होगा बॉडी का, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उससे, ठीक है। तो ये gm उसी के लिए लिखा गया है। ये gm का वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, है ना। अर्थ सरफेस पे जैसे gm/r² लिखा जाता है, ठीक है, वैसे ही मून सरफेस के लिए हम लिखेंगे इसको इसी से कंपेयर करते हुए, यस। तो अब हम मास ऑफ मून को रिप्लेस कर रहे हैं m/100 से, क्यों, क्योंकि अभी जो फैक्ट मैंने बताया है कि मास ऑफ मून अर्थ के मास का 1/100 टाइम्स होता है ना जी, 1/100 टाइम्स होता है मास ऑफ मून, ठीक है। तो अब ये मास ऑफ अर्थ हो गया, उसका 100 डिवाइड कर दिया उसमें, तो 1/100 टाइम्स हो गया मास ऑफ मून, ठीक है। और रेडियस ऑफ मून के लिए हमने क्या फैक्ट बताया कि रेडियस ऑफ मून जो होता है रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 टाइम्स होता है। तो इसके लिए हमने r मून के लिए रिप्लेस कर दिया r/4 और इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब ये r²/16 हो गया, ओके। तो अब ये कुल मिलाकर के m टाइम्स gm/100 इंटू r²/16 ये हुआ, ठीक है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, 16 को न्यूमरेटर में बना सकते हैं। तो 16 टाइम्स m टाइम्स gm/100 r² ये हो गया, ठीक है। तो अब ये मून पर वेट, बॉडी का वेट कहाँ पर, मून पे। तो अब हम इसमें डिवाइड करेंगे बॉडी का वेट जो अर्थ पर है उससे, ठीक है, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो कंपेयर कर सकते हैं अर्थ सरफेस पे बॉडी का वेट, तो इसी से दिया जाएगा m इंटू जी, यही ना था, यस। तो अब इसके बाद ये और ये कॉमनली कैंसिल हो रहा है, r² कॉमनली कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए। m और m भी कॉमनली कैंसिल हो रहा है, वो भी कैंसिल कर दीजिए। अब क्या रिमेनिंग रहेगा, तो ये 16 और ये 100 यही रह गया।
4 4 जा 16 और 25 4 जा 100, है ना। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं 4/24। 25 के बहुत ही नियर है 24, तो ऐसा करने का पीछे रीजन ये है कि ये कंप्लीटली कैंसिल हो जा रहा है इससे। ठीक है, तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। तो अब हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/6 टाइम्स W। ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि वेट ऑफ बॉडी ऑन द मून सरफेस विल बी इक्वल टू 1/6 द वेट ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो वेट है W है, उसका 1/6 टाइम्स है वेट कहां पर बॉडी का वेट कहां पर ये इतना होगा मून पर, है ना। यस, तो ये हमारा एक कंपैरिजन हो गया कि मून पर जो भी वेट होता है हमारा, आपका जो भी वेट होगा, जो अर्थ पर वेट है उसका 1/6 टाइम्स होगा। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए आप में से किसी ने अपना वेट कराया और 60 न्यूटन का पाया। ठीक है, तो मास तो वही रहता है, वेट न चेंज करेगा मून पर। ठीक है, तो वेट ऑन द मून आपका क्या होगा, तो 1/6 टाइम्स द वेट ऑन द अर्थ सरफेस कितना हो जाएगा 60। 1/6 टाइम्स इंटू 60, है ना, तो 6 10 जा 60, तो 10 न्यूटन का वेट होगा मून पर। जो आपका वेट यहाँ अर्थ सरफेस पे, अगर आप यहाँ पर कहीं पर मेजर करा रहे हो अपना वेट और 60 किलोग्राम मान लीजिए कि कॉमनली आपने नोट किया कहीं पर, तो 60 किलोग्राम नोट किया आपने, तो वहां मून पर जाने पे आप अपना वेट कितना नोट करेंगे 10 किलोग्राम आप नोट करेंगे, है ना। तो ये रफली एक आइडिया था, है ना। मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेट को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, इसीलिए मैंने पहले न्यूटन वर्ड को यूज किया था। ठीक है, तो 1/6 टाइम्स लेस हो जाएगा, जितना अर्थ पर वेट है उसका 1/6 टाइम्स हो जाएगा मून पर किसी बॉडी का वेट। ये हमारा एक रिजल्ट और आया। ठीक है जी, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोगों ने जाना है कि अर्थ सेंटर पर 0 होता है, तो जी को ही मल्टीप्लाई करते हैं मास से तो वेट निकलता है। तो अगर 0 होता है अर्थ सेंटर पर, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे मास को, तो वेट कितना हो जाएगा, वो भी तो 0 हो जाएगा। यस, तो अर्थ सेंटर पर किसी भी बॉडी का वेट भी 0 हो जाता है, तो कीप इट इन माइंड। ठीक है, यस, वो सिचुएशन जिसमें बॉडी अपना वेट बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं करता कहलाता है वेटलेसनेस, है ना। उस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे वेटलेसनेस। ठीक है, अर्थ सेंटर पर भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा है, वहां पर किसी भी बॉडी का वेट क्या होगा 0, तो जरूर ही वहां पर वो वेटलेसनेस का सिचुएशन होगा। यस, एवरीबॉडी फील्स इट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, हर बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ पे यही महसूस करता है। जी, ये मेन डिफरेंसेस हैं इस जी और इस जी में। ठीक है, ये जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, ये वैरी करता है। अर्थ पर ही 2-3 जगहों पर वैरी करता है, मैंने अभी बताया था। सबसे ज्यादा पोल पर होता है और सबसे कम इक्वेटर पर होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर स्क्वायर सेकंड। एक्सेलरेशन है इसलिए, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लैनेट या अर्थ की तरफ रहता है। कौन, ये स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मास और वेट में क्या फर्क हो सकता है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। पहला फर्क तो यही हो गया कि मास स्केलर क्वांटिटी होता है और वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट वेक्टर क्यों होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी बॉडी को फ्रीली छोड़ते हैं, जैसे कि इसको मैं छोड़ता हूं, तो हमेशा डाउनवर्ड मूव करता है ना। तो पुलिंग जो होता है ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी जो इसको पुल करता है अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, इसलिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर हो गया और ये स्केलर जी। ये हमेशा नॉन जीरो वैल्यू होता है। कौन, मास कभी भी किसी बॉडी का 0 नहीं होता। अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका 0 वैल्यू कभी भी नहीं होगा मास में। ठीक है, हाँ, वेट 0 हो सकता है, इसलिए ये 0 हो सकता है। ठीक है, यस, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम और वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। 3 डिफरेंस कम से कम याद रहना चाहिए। मास और वेट में ये मेजर डिफरेंसेस हैं।
ठीक है। एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है तो इन्हीं 3 पॉइंट्स पर कम से कम फोकस करना होता है। ओके, तो आज का क्लास हम इसी पॉइंट पर ओवर करते हैं।